नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है सुर्खियां अखबार की। और मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का हमारे इस खास शो में स्वागत है, जहां हम आपको हर एक खबर विस्तार से बताएंगे और साथ ही पेपर में भी आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या जानकारी आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। पहली खबर आपको बता दें, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चिंताजनक है, जल्द फैसलों से बढ़ेगा सुरक्षा का भरोसा। पीएम मोदी ने यह बयान दिया है और दैनिक भास्कर में इस खबर को तरजीह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर चिंता जताते हुए न्यायपालिका से ऐसे मामलों में जल्द फैसला देने की अपील की है। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें, देखिए ये जो हेडलाइन आप देख रही है दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर आप इस खबर को देख पाएंगे और हेडलाइन लिखा है, जितना जल्द न्याय उतना ही भरोसा बढ़ेगा। ये दरअसल पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर चिंता जताते हुए त्वरित न्याय पर जोर दिया और साथ ही साथ अत्याचार के मामलों में जितनी तेजी से न्याय मिलेगा, आधी आबादी को अपनी सुरक्षा पर उतना ही अधिक भरोसा होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। हालांकि ये उस दौरान कहा गया जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के 75वें स्थापना दिवस पर डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी कर रहे थे। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की और ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पर जो भरोसा आम जनता का है और आम जनता के इस भरोसे पर हर बार खरी उतरने की कोशिश पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट करती रहती है। सुप्रीम कोर्ट में कई मामले पहुंचे और अब तक इन मामलों में त्वरित कार्रवाई की कोशिशें भी की गई हैं। बिल्कुल, देखिए, और त्वरित कार्रवाई की जरूरत भी है, क्योंकि जिस तरह से इंसाफ का बाट जोते हैं हर वो पीड़ित परिजन या कह लीजिए पीड़ित परिवार जिनके साथ इस तरह की घटना घटती है, साथ ही देश में महिलाओं की, बच्चियों की, बेटियों की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। और इस पर पक्ष हो, विपक्ष हो, आम जनता हो, महिलाएं हो, सबके बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक दिन में कोई भी राज्य भारत का ऐसा अछूता नहीं है जहां रेप की घटनाएं, बलात्कार जैसी घटनाएं न घट रही हो। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर फैसले जल्दी होंगे, अगर फैसले जल्दी सुनाए जाएंगे और सजा जल्दी होगी, तो इससे अपराध पर नियंत्रण हो पाएगा। और न केवल ये उच्च न्यायालय से एक अनुरोध किया गया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उम्मीद है कि जल्द से जल्द ऐसा होगा। खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। और ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं इसे भी थोड़ा और आपको विस्तार से बताते हैं। शनिवार को जिला अदालत के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा को ज्वलंत मुद्दा बताते हुए इस पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने ऐसे मामलों में त्वरित न्याय की अपील करते हुए कहा कि महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। इस मौके पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इसकी सराहना की। सुरभि, तो बिल्कुल, अब देखिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात रेलवेज की भी कर लेते हैं। दरअसल रेलवे को सभी के लिए आरामदायक बनाने तक हम नहीं रुकेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल 3 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात अलग अलग 3 स्टेट्स को दी, यानी कि 3 स्टेट्स को आपस में जोड़ने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जिस तरह रेलवे ने काफी समय से लंबित समस्याओं के समाधान में बड़ी प्रगति की है, इस बात का जिक्र किया और ये भी कहा कि ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि ये समाज के सभी वर्गों के लिए आरामदायक यात्रा की गारंटी नहीं बन जाती। आपको याद होगा कि अमृत महोत्सव के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बात का जिक्र किया गया था कि वंदे भारत के साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि देश के लोगों तक कैसे कम चार्जेस के तहत में लग्जरी सुविधाएं पहुंचाई जा सके, वो ट्रेनों में अगर सफर करें तो उन्हें लग्जरी का एहसास हो सके। बिल्कुल, देखिए, रेलवे को सभी के लिए आरामदायक बनाने तक हम नहीं रुकेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है। और देखिए, अश्विनी वैष्णव भी इसके लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं, केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं। और इतना ही नहीं, न केवल मेहनत की जाती है बल्कि इस मेहनत का परिणाम आज हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से देश में
रेलवे की स्थिति पहले के मुताबिक अब और ज्यादा बेहतर हुई है और सुविधाजनक हुई है और ये सुविधा आगे भी जारी रहे, इसे और बेहतर किया जाए, इसको लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही है। देखिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें कि मेरठ सिटी से लखनऊ और मदुरई, बेंगलुरु, चेन्नई, नागरकोइल, ये 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक रेलवे समाज के सभी वर्गों के लिए आरामदायक यात्रा की गारंटी नहीं बन जाती, हम नहीं रुकेंगे। पीएम ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। महानगरों में लोगों को सुविधा के लिए नमो भारत और शहरों के अंदर जाम से निजात दिलाने के लिए जल्द वंदे भारत मेट्रो की आरंभ जो यानी कि शुरुआत है वो हम करने जा रहे हैं सुरभि। और देखिए कहीं ना कहीं वाकई सुरभि, चाहे हम वंदे भारत एक्सप्रेस की बात कर लें या फिर रेलवे के हालातों की बात कर लें, पहले से अगर प्लेटफॉर्म की स्थिति भी अगर आप देखती होंगी तो कितना ज्यादा चेंज आया है, कितना कुछ बदल गया है। पहले के मुताबिक अब साफ सफाई भी आपको हर एक ट्रेन में ज्यादा मिलती है। बिल्कुल, हालांकि ये तस्वीरें हमने वाकई देखी है कि कैसे रेलवेज की तस्वीर को बदलने की कोशिश लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री और रेलवे मिनिस्टर दोनों कर रहे हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे अगर कोई भी व्यक्ति अगर ट्रेनों से सफर करता है तो उन्हें हर तरीके से आरामदायक यात्रा मिल सके और उनकी जो यात्रा है वो सुगम हो सके। इसके लिए तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं और इसी के तहत में 3 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है जो कि 3 स्टेट्स को एक दूसरे से आपस में जोड़ने का काम करते हैं। और किस तरीके से इन ट्रेनों में अगर आप बैठते हैं तो आपको भी एहसास होगा कि वाकई भारतीय सरकारें लगातार रेलवेज के प्रति कितनी ज्यादा तेज गति से विकास करने की ओर प्रयत्न कर रही हैं और तमाम कोशिशें भी लगातार इसके तहत में जारी है। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं अब ये प्रयास आगे भी जारी रहेंगे तो लाजमी सी बात है कि देश का विकास होगा, उत्थान होगा और हर वर्ग के लिए ट्रेन में सफर कर पाना और ज्यादा सुविधाजनक हो, इसका पूरा ख्याल सरकार रख रही है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। हरियाणा में अब 5 अक्टूबर को मतदान होगा क्योंकि तारीख में बदलाव किया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी गई है और देखिए चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव की तारीख में बड़ा बदलाव किया। अब राज्य में 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों की मतगणना की तारीख भी बदल दी गई है। मतगणना यानी कि रिजल्ट का ऐलान जो पहले 4 तारीख को होना था वो अब 8 तारीख को होगा। बिल्कुल, तो देखिए दैनिक भास्कर, इकोनॉमिक टाइम्स और तमाम बड़े अखबारों में इस खबर को आप देख पाएंगे। तो फिलहाल ये जो हेडलाइन आप देख रहे हैं हरियाणा में, अब ये देखिए कि किस तरीके से इसमें ये बताया गया है कि एक की जगह यानी कि पहले 1 अक्टूबर को जहां चुनाव होने थे, मतदान होने थे और ऐसे में अब ये जानकारी हम आपको दे दें कि 1 अक्टूबर के बजाय अब 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे जबकि 8 अक्टूबर को मतदान की गिनती की जाएगी यानी कि उस दिन रिजल्ट आएगा। और सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के भी चुनाव के रिजल्ट 8 अक्टूबर को ही आएंगे। तो ऐसे में मतदान की तारीख हरियाणा की जब बदली गई तो इसको लेकर भी अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होने हैं जबकि मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर के नतीजे भी उसी दिन आएंगे और पहले दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आने थे। और ये जानकारी आपको दे दें कि निर्वाचन आयोग की ओर से इस बात का जिक्र करते हुए कहा गया है कि कुछ राष्ट्रीय और स्थानीय पार्टियों के अलावा बिश्नोई महासभा ने मतदान की तारीख बदलने की मांग की थी। पहले हरियाणा में जहां 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी लेकिन अब ये तारीख बदली जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने तारीख बदलने की मांग के लिए, आपको याद होगा कि कैसे एक पत्र भी चुनाव आयोग के नाम पर लिखा था और इसके बाद से लगातार कांग्रेस की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हालांकि इस पर सवाल खड़े किए गए और ये कहा गया कि क्या वाकई बीजेपी डर रही है इन चुनाव से, इस वजह से तारीखों को बदलने की मांग कर रही है। लेकिन इस बीच ये जानकारी आपको दे दें कि अब चुनाव आयोग की ओर से फैसला लिया जा चुका है यानी 1 अक्टूबर की तारीख बदलकर 5 अक्टूबर तक कर दी गई है। बिल्कुल देखिए, और अगर हम बात हरियाणा में कर ले तो विश्नोई समाज का जो कह सकते हैं कि वोट संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में मतदान के अधिकार और परंपराओं दोनों को सम्मान की नज़र से देखते हुए तारीख में बदलाव किया गया है। जो पहले 1 तारीख को वोटिंग होनी थी अब वो 4 तारीख को होगी और ऐसे में मतगणना जो है वो 8 तारीख को होगी यानी कि रिजल्ट जो है वो 8 तारीख को आएंगे। फिलहाल चुनाव आयोग ने तारीख में बदलाव
किया है। चले खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां जम्मू कश्मीर में परिवारवाद की सियासत पर सब दल एकजुट हो चुके हैं। तो फिलहाल देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव को लेकर भी परिवारवाद की सियासत पर अब सभी दल जो है वो एकजुट होने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे भी कई आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और ये खबर हम आपको दिखा भी रहे हैं। इस खबर में आप देखेंगे कि किस तरह से परिवारवाद का जिक्र किया गया है और परिवारवाद का जिक्र करते हुए अब राजनीति भी शुरू हो गई है और इस खबर को तरजीह दी है दैनिक जागरण ने। हालांकि देखिए, परिवारवाद की सियासत पर सब दल एकजुट हैं। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35A की बेड़ियों से आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन परिवारवाद की सियासत से मुक्ति नहीं मिल रही है। नेका और पीडीपी जम्मू कश्मीर में विरासत की सियासत के चेहरे माने जाते हैं, मगर परिवार की सियासत करने में कोई भी दल पीछे नहीं है। यही वजह है कि नेका पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही नहीं बल्कि बीजेपी समेत अन्य दलों ने पुराने नेताओं के स्वजन को जमकर टिकट बांटे हैं और चुनाव में शामिल विभिन्न दलों ने बड़ी संख्या में उम्मीदवार तय कर लिए हैं। इनमें नेका सबसे आगे है, उसने 50 विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि इसमें से 26 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पिता दादा विधायक या मंत्री रह चुके हैं या फिर नेका या अन्य दल में मजबूत स्थिति रखते हैं। पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी के कारण ही राजनीतिक दलों में असंतोष देखा जा रहा है और इस वजह से निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कश्मीर मामले में जो जानकार है उनका ये कहना है। देखिए, साफ तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें सुरभि, तो जम्मू कश्मीर की भी जब बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थिति जो है, हालात जो है, जिस तरह कांग्रेस को लेकर बात की जाती है कि कांग्रेस में परिवारवाद है और भतीजावाद है, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर भी इसी तरह की जानकारी है कि यहाँ पर भी काफी ज्यादा परिवारवाद ही प्रभावी होता है, चाहे उम्मीदवारों के नाम के ऐलान की बात कर लें या फिर उम्मीदवारों के चयन की बात कर लें या फिर पार्टी को लेकर ही क्यों ना बात की जाए। बिल्कुल, और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में विपक्ष ने लिंचिंग को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है और इसको लेकर अब विवाद भी शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साथ अलग अलग अखबारों में इस खबर को आप देख पाएंगे, जहां हरियाणा में पुलिस ने शनिवार को कई घोषणाएं की थी और इसमें कई बातों का जिक्र भी सामने आया था। बिल्कुल देखिए, और उन्होंने पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति पर गोमांस खाने का आरोप लगाकर उसकी कथित रूप से हत्या करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया और 2 लड़कों को हिरासत में लिया। इस घटना ने बीजेपी प्रतिद्वंदियों की नाराजगी को जन्म दिया, क्योंकि राज्य में 1 महीने से भी कम समय में नई सरकार का चुनाव होने वाला है। तो फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि इस तरीके के मामले लगातार इन दिनों सामने आ रहे हैं कि कभी मंदिरों के बाहर गौमांस फेंक दिया जाता है, कभी आपको हरियाणा में भी इस तरीके का मामला याद होगा कि अभी हाल फिलहाल में भी गाय की पूंछ काट करके मंदिर के बाहर फेंक दिया गया था, जिसके बाद से विवाद और ज्यादा गर्मा गया था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम जानकारी दें तो अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और ये भी कहा है कि जिस तरीके से सीएम की ओर से इस बात के संकेत दिए गए और संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि अगर आप गाय की सेवा नहीं कर सकते हैं और गौ को माता की तरह नहीं पूज सकते हैं तो फिर आप इस तरीके से उसे अपमानित भी नहीं कर सकते, और अगर इस तरीके का कोई भी रवैया अपनाया जाता है किसी के भी द्वारा तो फिर उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और समय रहते ही देखिए, पुलिस की ओर से भी हरियाणा में ये इस बात की घोषणा की गई थी कि अब तक इस मामले में 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है, 2 की और गिरफ्तारी बहुत जल्द कर ली जाएगी और उसके बाद से ठीक हुआ भी ऐसा ही। पुलिस ने बेहद ही कम समय के अंदर ही किस तरीके से गिरफ्तारियां की हैं, इसको लेकर के जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दरअसल ये भी बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा था कि किस तरीके से ये पहले से ही बीफ बेचने का काम कर रहे थे और इस पूरे गोरख धंधे में इनकी संलिप्तता बताई जा रही थी और ये बंगाल से कनेक्शन जुड़ा, जिसके बाद से जब हरियाणा में यह मामला सामने आया तो यहाँ पर इन सभी को गिरफ्तार भी किया गया।
बिल्कुल देखिए, और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के 26 वर्षीय साबर मलिक अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी के साथ चरखी दादरी के हंसवा गांव पहुंचे थे और जिस दौरान ये तस्वीर सामने आई। फिलहाल वक्त छोड़ से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और खबर मणिपुर से जुड़ी हुई है। दरअसल मणिपुर में बीजेपी नेता के घर में आग लगा दी गई और यह खबर द हिंदू में आप देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। जातीय संघर्ष लगातार लंबे समय से मणिपुर में जारी है और अभी भी वहां पर हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल देखिए, जातीय संघर्ष से त्रस्त मणिपुर में शनिवार को कुकी जो आदिवासी लोगों द्वारा अलग प्रशासन की मांग को लेकर निकाली गई विरोध रैलियों के दौरान विरोध करते नजर आए, संघर्ष करते नजर आए और इस दौरान उन्हें काफी परेशानी भी झेलनी पड़ी। विरोध रैलियों के दौरान अज्ञात हमलावरों ने बीजेपी प्रवक्ता के घर को आग लगा दी। आगजनी राज्य के चुरा चांदपुर जिले के पेनियल गांव में की गई। निशाना बनाया गया घर माइकल लामजान थांग हाकोपी के माता पिता थे, जो बीजेपी प्रवक्ता और थाड़ो जनजाति। तो फिलहाल ये खबर आप जो देख रहे हैं, दरअसल ये मणिपुर की खबर है और बीजेपी के जो लीडर है, आप ये हेडलाइन में भी देख पाएंगे कि बीजेपी के लीडर का जो घर था उस घर को आग लगा दी गई है। यानी कि अभी भी जिस तरीके से वहां हिंसा हो रही है और ऐसे में कई ऐसे नेता हैं जिनके घरों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, चाहे वो बीजेपी को हो चाहे वो कांग्रेस के हो। और लगातार मणिपुर में, क्योंकि आपने देखा कि कैसे संघर्ष जारी है कुकी और मैती समुदाय के बीच में, और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि कुकी जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था है जिसकी ओर से ये रैली निकाली गई थी और इन्हीं रैलियों में लगातार सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अलग से एडमिनिस्ट्रेशन बनाए जाने की मांग की जा रही थी। और चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जहां एक और निंदा की गई है, साथ ही साथ ये कहा है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देने में हम मान सकते हैं कि ये हमारा भी फेलियर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक जिस तरीके से मणिपुर के हिंसा जो लगातार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और कुकी समाज और साथ ही मैती समाज जो आपस में अभी भी एक दूसरे से उलझते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर भी लगातार कई बार कोशिशें की जा चुकी हैं। कई सरकारों की तरफ से बात करने की भी कोशिश की गई है, मामले को शांत कराने की कोशिश की गई है, लेकिन ना तो कुकी समुदाय समझने को तैयार है और ना ही मैती समुदाय समझने को तैयार है। आपको याद होगा कि कैसे मणिपुर में जब इस हिंसा की आग की शुरुआत हुई थी, एक छोटे से जमीन के हिस्से को लेकर के और अपने वर्चस्व की लड़ाई के तहत में दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आए थे और मांग की जा रही थी कि वो जो जमीन का टुकड़ा है वो उन पर कर दिया जाए, यानी कि उस समाज को उस जगह पर उन्हें पूरी तरीके से स्थापित कर दिया जाए। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर के अभी भी ये संघर्ष, अभी भी ये लड़ाई जारी है। बिल्कुल देखिए, यानी कि ये समझा जा सकता है कि अभी फिलहाल ऐसे हालात नहीं हो सकते जहां अलग अलग होने की एक स्थिति उत्पन्न हो रही है या मांग की जा रही है। इस पर सरकार विचार कर रही है और लगातार इसकी निंदा भी की जा रही है। जिनके कुछ सदस्य कुकी कहलाना पसंद नहीं करते और मैती समुदाय के साथ मेल मिलाप के पक्षधर हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि शांति रैलियों की आड़ में अक्सर हमारे लोगों को बार बार निशाना बनाया जाना एक बेहद परेशान करने वाली प्रवृत्ति है। उकसावे की ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां लाओस साइबर घोटाला केंद्र से 47 लोगों को बचा लिया गया है और द हिंदू में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस में भारतीय दूतावास ने शनिवार को कहा कि साइबर घोटाले केंद्रों में फंसे हुए कम से कम 47 भारतीयों को देश के बोकेओ
प्रांत से बचाया गया है। भारतीय अधिकारी अपने नागरिकों को लाओस में फर्जी नौकरी की पेशकश के खिलाफ आगाह कर रहे हैं और उनसे धोखाधड़ी से बचने के लिए उचित परिश्रम भी करने का आग्रह कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए भारतीय मिशन ने अब तक देश से 635 भारतीयों को बचाया है और उनकी सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित की है। हाल ही में दूतावास ने बोकेओ प्रांत में गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में साइबर घोटाले केंद्र में फंसे 47 भारतीयों को बचा लिया है और एक्स पर पोस्ट किए गए बयान में कहा है कि इनमें से 29 को लाओस के अधिकारियों ने दूतावास को सौंप दिया है, जबकि अन्य 18 ने संकट में दूतावास से संपर्क किया था। तो फिलहाल देखिए ये खबर हम आपको दिखा भी रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि 47 इंडियन ट्रैप्ड इन साइबर स्कैम सेंटर इन लाओस हैव बीन रेस्क्यूड फ्रॉम बोकेओ province of the country, the Indian embassy in the South area Asia country said on Saturday। यानी कि 47 इंडियन ऐसे लोग जो कि साइबर स्कैम में फंस गए थे, अब उनकी घर वापसी हो चुकी है। बिल्कुल, और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात आबकारी विभाग से जुड़ी हुई करेंगे। दरअसल आबकारी सिपाही की भर्ती दौड़ में 2 दिनों में 6 की अब तक मौत की खबर है और इस खबर को जगह दी गई है दैनिक जागरण में। झारखंड के पलामू का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर झारखंड के पलामू से ये मामला सामने आया है और 2 सिपाहियों की मौत बताई जा रही है इस पूरे मामले में। तो देखिए झारखंड के पलामू में उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण के लिए दौड़ कराई जा रही है। दौड़ में शामिल 6 कैंडिडेट्स की 2 दिन में मौत हो गई है। ये सभी दौड़ के दौरान बेहोश होकर गिर गए थे। तो फिलहाल देखिए ये जो जानकारी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि झारखंड के पलामू में यह हादसा हुआ जहां सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण के लिए दौड़ कराई गई। दौड़ में शामिल 6 कैंडिडेट्स की 2 दिन में मौत हो गई है। ये सभी दौड़ के दौरान बेहोश होकर गिर गए थे। तो बिल्कुल ये खबर आप दैनिक जागरण में देख पाएंगे और ये हेडलाइन है और साथ ही ये झारखंड की पूरी खबर बताई जा रही है। दरअसल झारखंड में आबकारी सिपाही की भर्ती दौड़ में 2 दिनों के अंदर 6 अभ्यर्थियों की मौत की खबर है। आप ये समझिए कि 2 दिनों के भीतर अगर 6 अभ्यर्थियों की मौत की खबर सामने आई है तो ऐसे में कई बड़े सवाल उठते हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि जब झारखंड में उत्पाद आबकारी सिपाही की बहाली के लिए राज्य के विभिन्न केंद्रों पर दौड़ के क्रम चलाए जा रहे थे और इस दौरान जो दौड़ का आयोजन किया गया था, इससे पहले भी कई अभ्यर्थियों की हेल्थ चेकअप किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके बताया गया है कि 2 दिनों के भीतर 6 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 सप्ताह के भीतर ऐसे 8 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। यानी यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और राज्य में इस नियुक्ति के लिए 1 सप्ताह से चल रही शारीरिक जांच परीक्षा में 100 से अधिक अभ्यर्थी बेहोश होकर के अस्पताल पहुंच गए, जिनमें कि दर्जन लोग अभी भी इलाजरत हैं। दौड़ के समय सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों की मौत और बेहोशी के मामले पलामू से सामने आए हैं। वहां 2 दिनों में 4 लोगों की जब मौत हुई तो इसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए और 80 अभी भी कुल ये बताए जा रहे हैं जो कि इलाजरत है, यानी अस्पतालों में अभी भी भर्ती है और उनका इलाज जारी है। फिलहाल पलामू के अलावा हजारीबाग में भी 2 और गिरिडीह और घाटीशिला में एक अभ्यर्थी की दौड़ के क्रम में सांस फूलने से जान चली गई है। तो कई ऐसे बड़े सवाल उठ रहे हैं इन पूरे मामलों को लेकर के कि क्या डॉक्टरों ने अभ्यर्थियों द्वारा स्टेरॉइड जैसी दवा का इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अपने आप को फिट रखने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कितनी तादाद में करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसकी अगर जानकारी किसी को सही तरीके से नहीं होती है तो ऐसे में लोगों की जाने जाती है। बिल्कुल देखिए, और अब तक दौड़ते हुए 80 से ज्यादा लोग बेहोश हो चुके हैं। JSSC आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के माध्यम से उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर भर्ती हो रही है और शारीरिक परीक्षण में लड़कों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना है, वहीं लड़कियों को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे। वरिष्ठ IAS अधिकारी धर्मेंद्र दिल्ली के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं और द इंडियन एक्सप्रेस में इस खबर को जगह दी गई है। दिल्ली में नए मुख्य सचिव को लेकर जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रही कि अब तक
अब तक जिस तरीके से जानकारी सामने आई है, दिल्ली में नए मुख्य सचिव को लेकर के असमंजस खत्म हो चुका है। यानी 1989 बैच के एजी एमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र को नया मुख्य सचिव सीएस बनाया गया है। वो वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार की जगह लेंगे और वरिष्ठ आईएएस धर्मेंद्र को शनिवार को दिल्ली सरकार का नया मुख्य सचिव बनाया जा चुका है। बिल्कुल, देखिए निर्वाचन मुख्य सचिव नरेश कुमार ने शनिवार को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा पहले 2 बार विस्तार दिया गया। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में चुने गए हैं और 1989 बैच के आईएएस कैडर के तहत इन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया था और साथ ही साथ अब तक का जो इनका पूरा समय रहा है, जो पूरा कार्यकाल रहा है, इसको लेकर भी ये कहा गया है कि अब तक इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान में जिस तरीके से अपनी सेवाएं दी हैं उसी को ध्यान में रखते हुए उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर यह तय किया गया है कि इन्हें दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में चुना जाएगा। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने तिहाड़ में सुविधाओं की समीक्षा की है और हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को जगह दी गई है। तो आपकी जानकारी के लिए देखिए बता दें कि दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से शनिवार को तिहाड़ जेल परिसर का दौरा किया गया और आज अधिकारियों के साथ तिहाड़ जेल का दौरा माफ कीजिएगा, बीते कल उन्होंने जब ये दौरा किया तो कैदियों को दी जाने वाली तमाम सुविधाओं में सुधार के निर्देश जारी किए गए थे। दिल्ली सरकार जेलों में व्यवस्थित और व्यापक सुधार लाने के तमाम प्रयास कर रही है। गहलोत ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि मंत्री का दौरा सामान्य था और इसका आम आदमी पार्टी यानी आप के वरिष्ठ नेताओं की कैदी से कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल, देखिए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व आप मंत्री सत्येंद्र जैन वर्तमान में जेल में बंद हैं, लेकिन इससे पहले जो निरीक्षण है वो किया गया है, औचक निरीक्षण किया गया। दिल्ली मिनिस्टर कैलाश गहलोत ऑन सैटरडे विजिटेड द तिहाड़ प्रिजन कॉम्प्लेक्स यानी कि तिहाड़ जेल पहुंचे और यहां पर पहुंचकर उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं का जानकारी ली और जानकारी लेने के साथ ही जायजा भी लिया। इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू इम्प्रूव द फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द प्रिजनर्स यानी कि जो कैदी हैं, जो जेलर्स हैं, उन्हें साफ तौर पर कहा गया है कि जो कैदी हैं उन्हें बेहतर सुविधा मिले, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखना होगा। द दिल्ली गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वर्किंग टू ब्रिंग अबाउट सिस्टमिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म इन प्रिजन, गहलोत सेड ऑन एक्स यानी कि जब वो औचक निरीक्षण के लिए दौरे के लिए पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने एक्स पर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि आज तिहाड़ जेल जाकर वहां की सुविधाओं का जायजा लिया और सुविधाओं को बेहतर करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। किसी भी कैदी के साथ बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिए और इसका लेना देना किसी भी बड़े राजनीतिक चेहरे के साथ नहीं है, क्योंकि चाहे अरविंद केजरीवाल की हम बात कर ले, सत्येंद्र जैन की बात कर ले, दोनों ही जेल में कैद हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां आरोप लगाए उससे पहले खुद कैलाश गहलोत ने स्पष्ट कर दिया है। तो बिल्कुल अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एआईसीसी की नई राष्ट्रीय भूमिकाओं के लिए दलितों, मुसलमानों और ओबीसी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह खबर आप द हिंदू में देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए कार्य किया है, ऐसे में लगातार इसको लेकर के अब कई अखबारों ने भी जगह दी है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, मुस्लिम और दलित यानी कि पीएमडी दाव चला है। यहाँ के 3 वरिष्ठ नेताओं को केंद्र कमेटी में शामिल करते हुए जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के खास माने जाने वाले शहनवाज आलम और सुशील पासी को राष्ट्रीय सचिव बनाते हुए बिहार का सह प्रभारी बनाया गया है और इसी तरह गुज्जर समाज से आने वाले विदित चौधरी को राष्ट्रीय सचिव बनाकर हिमाचल और चंडीगढ़ का सह प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश में लगातार सामाजिक न्याय को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और राहुल गांधी ने प्रयागराज में 2 टूक कहा है कि जाति जनगणना और आरक्षण में 30% की
सीमा खत्म करना उनके लिए राजनीति नहीं है। तो फिलहाल देखिए, लगातार दलितों पर फोकस करने का प्रयास एक और जहां कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, और कांग्रेस कई बातों का जिक्र हमेशा भी करती रही है। मुस्लिम और ओबीसी उत्तर प्रदेश में अगर उन्हें बढ़ाना है और साथ ही उनके लिए तमाम कार्य करने हैं, तो उनके लिए कदम भी उठाने होंगे। उनकी पहले परेशानियों को जानना और समझना होगा। ऐसा प्रियंका गांधी पहले भी इस बात का जिक्र कर चुकी है कई सभाओं में, और अब कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कैसे वोट बैंक को अगर साधना है तो आपको किन लोगों को उस वोट बैंक के तहत में रखना है, किन पर ज्यादा ध्यान देना है, इसे भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे। सुरभि, किसान 3 अक्टूबर को देश भर में करेंगे रेल रोको आंदोलन, और अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल जिस तरीके से किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा है और जगह जगह पर अभी भी शंभू बॉर्डर, आपको याद होगा कि शंभू बॉर्डर से आंदोलन किसानों का खत्म नहीं हुआ है। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन 2.0 के 200 दिन पूरे होने पर शनिवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था, और इसमें किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि गैर राजनीतिक दल हैं, इन्हें निमंत्रण भी दिया गया था, और निमंत्रण पर देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में किसान यहां पहुंचे हुए थे। और किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डलेवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली आंदोलन 1 के दौरान लखीमपुर खीरी में किसानों को जान गंवानी पड़ गई थी, जिसके विरोध में वो पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ 3 अक्टूबर को 2 घंटे देशव्यापी रेल रोको आंदोलन करेंगे। तो देखिए, और इसके अलावा 15 सितंबर जिंद और 22 सितंबर को पीपली में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। देखिए, किसानों ने 3 अक्टूबर को 2 घंटे के लिए देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिया है। किसान आंदोलन 2.0 के 200 दिन पूरे होने पर शंभू सीमा पर शनिवार को हुई किसान महापंचायत में 15 सितंबर को जिंद और 22 को पीपली में महापंचायत का फैसला किया गया है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह ढिल्लेवाला ने कहा है कि दिल्ली आंदोलन 1 के दौरान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को जान गंवानी पड़ी थी, जिसके विरोध में पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ 3 अक्टूबर को 2 घंटे का ट्रेन रोको आंदोलन किया जाएगा। और साथ ही ट्रेन रोको आंदोलन का जब ऐलान किया गया है तो वाकई इसका प्रभाव भी पड़ता नजर आएगा। 3 अक्टूबर को देश भर में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। तो अब इसी के साथ देखिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब पैरा ओलंपिक खेलों की। दरअसल रूबीना फ्रांसीसी ने निशानेबाजी में जिस तरीके का शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए भारत को पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाया, इसको लेकर के इस वक्त भारत में भी हर ओर खुशी का माहौल है। और ये खबर आप हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साथ कई बड़े अखबारों में भी आप पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। बिल्कुल, देखिए, भारत के नाम एक बड़ी उपलब्धि, और बड़ी उपलब्धि के साथ ही एक जीत दर्ज की है। भारत की बेटी ने जीत दर्ज कर अपने नाम वो मेडल किया जिसकी उम्मीद भारतवासियों को थी। तो फिलहाल पैरा ओलंपिक्स की शुरुआत जब से हुई है तब से भारत के लिए एक बेहतर मौका साबित हुआ है। और साथ ही देखिए, शूटर रूबीना के नाम अब कांस्य पदक आया है, यानी भारत का नाम कैसे शान से ऊंचा किया गया है। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि अवनी लखेरा का नाम सामने आया था, जब पैरा ओलंपिक्स के तहत ही उन्होंने गोल्ड जीता भारत के लिए। और अब रूबीना जो कि शूटर हैं पेशे से, और ऐसे में उन्होंने 5वां मेडल भारत को दिलाया है। पेरिस पैरा ओलंपिक के तीसरे दिन भारत को 5वां मेडल मिल चुका है। 10 मीटर एयर पिस्टल की SH1 कैटेगरी में शूटर रूबीना फ्रांसिस ने ब्रॉन्ज जीता है, और ये उनका पैरा ओलंपिक में पहला मेडल रहा है। साथ ही जानकारी आपको दें कि इस इवेंट में ईरान की सारे ने गोल्ड और तुर्की की SL ओजगन ने सिल्वर जीता है, जबकि 25 साल की रूबीना ने क्वालिफिकेशन राउंड में 6ठा स्थान हासिल करके फाइनल में प्रवेश किया था। और ये पहला ऐसा मुकाबला उनका बताया जा रहा था जिसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता है। यानी कि एक एक करके पैरा ओलंपिक से अच्छी खबरें अब तक सामने आ रही हैं, क्योंकि तीसरा दिन पैरा ओलंपिक्स का, लेकिन अब तक भारत के नाम कुल 5 मेडल आ चुके हैं।
बिल्कुल, देखिए रुबीना फ्रांसिस ने शनिवार को पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, जिससे भारत को चल रहे खेलों में 5वां पदक अब मिल गया है। गत वर्ष की शीर्ष श्रेणी की स्पर्धा पर भाग लेते हुए 25 साल की रुबीना ने कुल 211.1 अंक प्राप्त करके तीसरा स्थान भी प्राप्त कर लिया है। वहीं मामूली आय वाले परिवार में जन्मी रुबीना को टैपल्स नामक बीमारी का सामना भी करना पड़ा, जिसके आमतौर पर क्लब फुट के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, उनके पिता साइमन फ्रांसिसी जो कि एक मैकेनिक थे और आर्थिक तंगी का सामना लंबे अरसे से कर रहे थे और इस कारण शूटिंग के प्रति उनके बढ़ते जुनून को पूरा करने के लिए संघर्ष भी करते रहे। रुबीना की शूटिंग की यात्रा 2015 में शुरू हुई थी, जो कि 2012 के पदक विजेता गगन नारंग की ओलंपिक उपलब्धियों से प्रेरित हुई थी और इसी के तहत में पैरा ओलंपिक में जाने का फैसला रुबीना की ओर से किया गया और अब देखिए कि किस तरीके से भारत का नाम ऊंचा करते हुए कांस्य पदक भी वो ले आई है। बिल्कुल, देखिए अगस्त में बारिश के बाद IMD ने एक और चेतावनी जारी कर दी है। सितंबर में भी बारिश होगी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सितंबर महीने में भी आपको बारिश का सामना करना पड़ेगा। तो फिलहाल भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से शनिवार को इस बात की सूचना दी गई है और ये कहा गया है कि सितंबर में भारत में सामान्य से कम बारिश होगी। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना भी जाहिर की गई है। साथ ही विभाग ने यह भी कहा कि कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर बाढ़, भूस्खलन और ऐसी तस्वीरें आपको दिखाई देंगी जहां पर लगातार भूस्खलन हो सकते हैं। तो ये चेतावनी IMD की तरफ से जारी की गई है। ये महीना सामान्य से अधिक बारिश वाले अगस्त के बाद आया है, जिसमें कि औसत से 16% अधिक बारिश हुई थी। IMD के महानिदेशक M मोहपात्रा ने कहा है कि मॉडल संकेत देते हैं कि महीने के प्रत्येक सप्ताह बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव प्रणाली विकसित हो रही है। बिल्कुल, देखिए और बरसात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। साफ तौर पर ये कहा गया है कि बरसात के इस मौसम में लोगों को परेशानी जो है वो सितंबर महीने में भी झेलनी पड़ सकती है। यानी जो महीना आज से शुरू हुआ है, इस मौसम में भी आपको बरसात की मार झेलनी पड़ेगी। तो बिल्कुल IMD की डेटा से ये भी पता चलता है कि कुल मिलाकर के रात के समय या फिर न्यूनतम तापमान के मामले में ये देश के लिए अब तक का सबसे गर्म अगस्त का महीना रहा, जिसका कारण महीने के दौरान व्यापक बादल छाए रहना था, जिसने गर्मी को बाहर नहीं निकलने दिया। लेकिन अब IMD की ओर से कहा गया है कि अब आने वाले समय में, यानी कि जो सितंबर का महीना है, जिसमें आमतौर पर हम बारिश नहीं देखते हैं, लेकिन इस बार बारिश की संभावना जाहिर की गई है और कुछ ऐसे राज्यों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है कि वहां भूस्खलन भी देखने को मिल सकता है या बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे सकते हैं। हालांकि हम पूछा गुजरात के हालात इन दिनों देख भी रहे हैं कि कैसे वहां पर बाढ़ जैसे हालात अभी भी बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए और गुजरात की स्थिति काफ़ी बदतर है। इससे पहले आपने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भी स्थिति देखी होगी। ठीक ऐसे ही बाकी राज्यों को भी अलर्ट पर रखा गया है, सावधान रखा गया है। अलर्ट पर रखने के लिए एक टीम भी तैनात की गई है। जगह जगह पर CCTV कैमरे से नज़र रखी जा रही है और साथ ही निगरानी पैनी है, क्योंकि बरसात के इस मौसम में आफत भी लोगों के लिए आ रही है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।